बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। पंजाब हरियाणा का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड बिल को लागू न करने की बात पर अनिल विज ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नेता गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिस पर अनिल विज ने हंसते हुए तंज कसा है। सबसे पहले खड़गे और राहुल गांधी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने 26/11 के मास्टरमाइंड आतंकी के भारत सरकार द्वारा भारत लाए जाने पर प्रधानमंत्री की तारीफ की। वहां पर ऐसे दंगा करने वालों को रोका नहीं जा रहा है और कुछ लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी के बीच में दंगा हो जाए, लेकिन सबको भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। और जो कानून हुआ है वहाँ पर सबको बोलने का मौका मिला। अब राहुल गांधी जी बाहर आके कहते हैं कि ये धर्म विशेष के हक में के खिलाफ में है, तो अंदर क्यों नहीं बोले भाई? अंदर थे ही नहीं, अंदर बोलते ना आप। प्रजातंत्र में क्या है, प्रजातंत्र में सारा कानून से चलता है सब कुछ। ये पहले जेपीसी को गया, जेपीसी ने इसके ऊपर अध्ययन करा, फिर लोकसभा में प्रस्तुत करा, सारे बोले, पक्ष में भी बोले विपक्ष में भी बोले, फिर वो मेजोरिटी से पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में गया, वहाँ भी पक्ष में भी बोले विपक्ष में भी बोले, राज्यसभा में पास हो गया और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और वो कानून बन गया। डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो पास कर दिया उसको मानना चाहिए। किसान गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और भूमि की उपज में कमी आती है। साथ ही जान माल की हानि का डर भी बना रहता है, जिस पर सरकार के द्वारा फसल अवशेषों में आगजनी करने पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। रोक के बावजूद फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन प्लान तैयार कर रहा है, जिसके लिए कृषि विभाग ने 70 टीमें गठित की। करनाल कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया है, जिले में अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 4,05,000 एकड़ में गेहूं के रजिस्ट्रेशन की गई। गेहूं कटाई के बाद कुछ किसान उसके बचे अवशेषों में आग लगा देते हैं। आग लगाने से जहां वातावरण दूषित हो जाता है, वहीं धुएं के कारण हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। भूमि की शक्ति का ही नुकसान होता है, जिसको लेकर सरकार के जरिए फसल अवशेष में आग लगाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला करनाल में अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 4,05,000 एकड़ में गेहूं की काश्त का हमें रजिस्ट्रेशन किसानों द्वारा की गई है, जिसमें प्राय देखने में आता है कुछ किसान गेहूं की कटाई के बाद जो फाने बचते हैं उसमें आग लगा देते हैं। हम सभी जानते हैं आग लगाने से जहां वातावरण प्रदूषित होता है वहीं कई बार देखने में आया कि इससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है और मित्र कीट मर जाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी नुकसान होता है। तो इसी स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा गेहूं की फसलों के फानों को जलाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसी सिलसिले में माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी किसान गेहूं के अवशेषों में आग न लगाए। तो इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भी लगातार किसानों को इस बारे में सूचित किया जा रहा है और उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो फानों में आग न लगाएं। तो अगर कोई किसान रोक के बावजूद भी फानों में आग लगाता है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें माननीय CAQM NGT द्वारा भी इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वो किसान गेहूं के फानों में या पराली के फानों में आग लगाता है तो उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी जैसे पराली के फानों में आग लगाने पर कार्रवाई की गई थी। कितना जुर्माना सर रखा गया है और क्या कुछ अपील करना चाहिए? मेरा आपके माध्यम से किसानों से अनुरोध है कि वो गेहूँ के फानों में आग न लगाएँ, इसे तूड़ी बनाएँ। और क्योंकि आग लगाने से बहुत नुकसान होता है, तो वैसे भी किसान हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई किसान आग लगाता है तो उसमें 30,000 रुपये तक का जुर्माना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। पर एकड़ के 5,000 रुपये 2 एकड़ तक और 10,000 रुपये 2 एकड़ से 5 एकड़ तक। अगर कोई 5 एकड़ से ज़्यादा के गेहूँ के फानों में आग लगाता है तो 30,000 रुपये का जुर्माना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। कितनी टीमें सर गठित की है जो गाँव
हाँ, हमारे द्वारा लगभग 70 टीमें गठित की गई हैं जो किसानों को इस बारे में जागरूक करेंगी और फिर भी कोई किसान आग लगाता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपकी तरफ से भी लगातार जागरूक किया जा रहा है गाँव सरकार का? बिल्कुल, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व हमारे जो स्टाफ है उसके माध्यम से किसानों को इस बारे में अनुरोध किया जा रहा है कि वो इसमें कृषि विभाग का, सरकार का सहयोग दें और फानों में आग न लगाएं। मौसम विभाग के द्वारा हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है लोग अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें। इस मौसम में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसी को लेकर फरीदाबाद बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने बताया, गर्मी का असर बढ़ने लगा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। उल्टी, दस्त, तेज गर्मी से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे चक्कर आना, थकावट और लू लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए लोग दिन में बार बार पानी पीते रहें, तरल पदार्थ का प्रयोग करें और साथ ही तली हुई चीज खाने से परहेज करें। हमारे पास डेली जो ओपीडी होती है, हम उसमें यही एडवाइस करते हैं जो मरीज आते हैं कि साफ़ सुथरा खाना खाएं, अनहाइजीनिक चीज़ों से बचें और बाज़ार से अगर हम फल सब्जियां लाते हैं उनको अच्छी तरह वॉश करके प्रयोग में लाएं। कटे फल सब्जियां यूज़ में ना लें और जितने भी हमारे जो तरल पदार्थ हैं उनको ज़्यादा हम प्रयोग में लाएं। बाहर का खाने से बचें और गर्मी में निकलें तो अपना शरीर को पूरा कवर करके निकलें। कॉटन के कपड़े ज़्यादा यूज़ में लाएं, फेस को अपना कवर करके निकलें। तो ये सावधानियां हमें हीट वेव से काफ़ी बचा देती हैं। हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे ओपीडी में भी 10-15% के इजाफा हुआ है और जो हमारी इमरजेंसी है, इमरजेंसी सर्विस में हमारे में जो डिहाइड्रेशन है, सर में दर्द है, उल्टी, चक्कर, इस तरह के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी को, हीट वेव को देखते हुए हम ये सलाह देते हैं कि भाई बहुत ज़रूरी काम होने से तो घर से बाहर निकलें और शरीर को कवर करके कॉटन के कपड़े यूज़ करें, फेस को अपना कवर करके निकलें और जो तरल पदार्थ हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करें और थोड़ा सा अपना दिनचर्या में योग को शामिल करें तो उससे हम काफ़ी हद तक हीट वेव से बचे रहें। सर, अगर इस गर्मी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है बुजुर्ग और बच्चों को पड़ता है, तो वो किस तरीके से बचाव करें? जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या इसमें आती है इस मौसम में। जो लोग हैं जिनको पुराना अस्थमा है, सांस की दिक्कत है, वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हिदायत दी जाती है कि अपना योग प्राणायाम करें और खाने पीने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। बच्चों को हिदायत दी जाती है कि साफ़ सुथरा उनका खाना, उनको खाने की व्यवस्था दें और जो बाहर का खाना है उसको खाने से बचें। बच्चे घर में रहकर अपना सिंपल खाना खाएं। और साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग द्वारा प्रदूषण डिपार्टमेंट और निगम की टीम के साथ मिलकर पालम विहार में प्लास्टिक की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। छापेमारी में कम प्लांट की टीम के साथ साथ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और नगर निगम की टीम भी साथ रही। मौके से 4164 किलो पॉलीथीन बरामद की गई और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री संचालक का 4 लाख रुपए का चालान भी काटा। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की माने तो सीएम फ्लाइंग की जानकारी के बाद यहाँ काफी भारी मात्रा में यहाँ पे भी फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे सलाया अलावर्दी में इलीगल ऐसी यूनिट चल रही है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसमें टीम, हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया बाद में, इस पे साइट पे आके हमने रेड किया। उसमें हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट साथ में थे। तो जैसे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मैं था, एसएसएफ की टीम भी थी, एमसीजी थे और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब थे। फिर उसमें जॉइंट इंस्पेक्शन में हमने आके यहाँ चेक किया तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो अपनी पॉलीथीन्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। और इसमें हमारे साथ में जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम से जो आए हुए थे, इंस्पेक्टर श्री सुरेश जी हैं और सब इंस्पेक्टर श्री सतवीर जी हैं और डीएसपी साहब की श्रीमान इंद्रजीत जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे रेड की है। और इसमें अभी टोटल वेइंग चल रही है, अभी टोटल पता नहीं लगा है। तो जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी कलेक्ट हुआ है, सारा सीज करके एमसीजी को हैंड ओवर किया जा रहा है। अभी जी कम से कम जो अप्रोक्स शायद 200 से 250 किलो तो शायद अभी हो चुका है यहाँ पे रिकवर जो हुआ है। बाकी वेइंग अभी टोटल चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो कैरी हो रहा है सारा सामान, एमसीजी को हैंड ओवर किया जा रहा है अभी तक। मशीन 4 मशीन है यहाँ पे, 2 इनकी स्टिचिंग मशीन है और सीविंग मशीन और 2 इनकी टेबल टॉप मशीन है। टोटल जो बताया जा रहा है 2600
किलो के आसपास जो टोटल मटेरियल रिकवर हुआ अभी तक। हालांकि वेइंग अभी चल ही रही है, कंप्लीट हुई नहीं है। तो कौन समझाने में सर कहाँ के रहने वाला है जी, किसका यहाँ पे जो लैंड ओनर है वो यहीं के बता रहे, लोकली बताए जा रहे हैं, गांव के ही है। हाँ, फैक्ट्री रेंट पे दी गई थी तो रेंट इनसे लिया जाता था, और हालांकि पहले भी बताई जा रही है कि कुछ कार्रवाई हुई है, उसका एक बार हम अभी देख रहे हैं। जैसे भी जो होगा ना, पहले भी चालान बताया जा रहा है कि कैसे हुए हैं, वो सारा चेक करके इस मुहिम को लेकर के सिंगल यूज प्लास्टिक एक तो बैन है कंप्लीट, तो उसके बेसिस पे एक हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, उनके बेसिस पे है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये चीजें देखी जा रही है और इन पे कार्रवाई की जा रही है। नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक तो काफी पहले से ही बैन है, उसके अल्टरनेटिव्स आ गए हैं मार्केट में। पॉलिथीन के अलावा जो हम जैसे और जूट बैग्स आ चुके हैं, और वैसे अपने पेपर के जो बैग्स हैं वो भी आ चुके हैं, तो अल्टरनेटिव्स हैं काफी। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के उस पे तो है, क्योंकि बढ़ रही हैं चीजें हैं मार्केट में अभी जो आ रही हैं, तो इन चीज़ों पे बाकी ऐसी जॉइंट इंस्पेक्शन आगे भी करेंगे और ऐसी रेड्स चलती है। देखिए, गुरुग्राम को क्योंकि पर्यावरण मंत्री हमारे श्री राव नरवीर साहब के दिशा निर्देश में, और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं श्री अशोकर और बलप्रीत सिंह जी जो एडिशनल कमिश्नर है, उनकी देखरेख में और ऑलरेडी रेड्स कर रहे हैं, और ये हम एक अच्छी सफलता मानते हैं कि सीएम स्क्वाड के साथ जुड़ के भी हमें इतना बड़ा रेड करने का मिला। और हमारी कोशिश ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो ग्राउंड पे भी बिक रहा है उसको हम ऊपर से निचले स्तर तक, बड़े चलान छोटे चलान, हर स्तर पर चलान करते हुए उसको खत्म करें। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ये जन भागीदारी भी इसमें आवश्यकता है। जब तक आम आदमी प्लास्टिक को नहीं छोड़ेगा तब तक हम जितने भी रेड करें उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो जन भागीदारी भी जरूरी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को इस गुरुग्राम से बाहर कर सकें। क्या कार्रवाई है? अभी जो हमारे पास ये टोटल आएगा उसको हम सीज करेंगे, प्लस उसका जो चलान अमाउंट होगा वो दिया जाएगा, और जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशन में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। खबर जींद से है, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल अपनी कारगुजारी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। अस्पताल में आए दिन 1800 से लगभग ओपीडी होती हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर इमरजेंसी के गेट के पास मरीजों के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर ढूंढने से भी नहीं मिल पाती। ये स्ट्रेचर और व्हीलचेयर तभी मिलते हैं जब किसी वीआईपी को आना होता है या फिर किसी हेल्थ टीम का दौरा होता है। स्ट्रेचर और व्हील चेयर मुख्य गेट के पास रखने के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हुए हैं, लेकिन मरीजों की जगह इन स्ट्रेचर पर पेंट के डिब्बे और दूसरे सामान ढोने का काम होगा। व्हील चेयर का प्रयोग अस्पताल में कर्मी झाड़ू और पोछा या फिर दवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर मरीज सरकारी अस्पताल में आने के बाद व्हील चेयर को ढूंढते नजर आते हैं। तो मैं वही तो कह रहा था। यमुनानगर नहर के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। पिछले 3 दिन से यहां पर नहर के सुखान का कार्य किया गया है, जिसका खामियाजा जलीय जीव जंतुओं को अपनी जान देकर देना पड़ रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में पानी में रहने वाली मछलियां, केकड़ा और अन्य जीव जंतु मारे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की बात करने पर बताया है कि यहाँ पर काम कर रहे ठेकेदार अपनी मनमानी से कार्य कर रहे हैं। मछलियाँ पानी सूखने की वजह से खुले में आ गई हैं और जिनको लोग पकड़ रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं और कुछ मर रही हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इस ओर ना ठेकेदार और ना ही संबंधित विभाग ध्यान दे रहा है। इंसानों की जरूरत के लिए है ना, ये जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी कुछ ना कुछ। देखो ये जो उनसे मच्छी बची हुई है जी, इनकी व्यवस्था करे, या जो उनमें थोड़ी बहुत ही बच रही है ये बार बार आके ये भी मर जाएगी, व्यवस्था करे। देखो पहले इनकी तालाब बनाना चाहिए था, पार्क बनाते जो मच्छली की व्यवस्था हो जाए, ये ना मरे, ठीक है जी। उसके बाद फिर पक्की नहर बनाते अपनी जी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हिमालय तड़प तड़प का मर रही है इंसानों की जरूरतों के लिए। करीबन 5-6 दिन के पास हो ली जी। कोई लगभग इसके बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन लगभग काफ़ी निकल चुके हैं लोग, निद्दा के लोग पड़ कर लेकर जा रहे हैं। अच्छा। काफ़ी निकल चुकी है पानी की वजह से, पानी का बहाव कम हो चुका है, मच्छियाँ पानी से बाहर आ गई है रेत पे। अच्छा। तो तड़फ का मर रही है। बारे में कहना चाहता हूँ जी, जो उन्होंने पानी बंद किया है जी इंसानों के लिए, भाई उनकी व्यवस्था के करने की वजह से पानी कब बंद करना है करा उन्हें, जो उसकी वजह से मच्छी मर रही है बाहर आके।
ऐसा है कि यहाँ पे हमें जो पता चला था जी, हमें ये पता चला था कि सरकार ने यहाँ पे 6.5 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के लिए जी, इस यमुना के सौंदर्य, क्योंकि यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते थे जी, और यहाँ पे जीव जंतु जो मतलब जल के अंदर थे जी, उनको यहाँ पे मछली को दाना डाला जाता है। हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, जी, तो हम लोग जो है जो जल जीव है उनसे बहुत प्रेम करते हैं हम लोग। जी, लेकिन यहाँ पे जो ठेकेदार है ये जी, और यहाँ पे कुछ जो अधिकारी होंगे जी, उन लोगों को ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे जिस तरीके से उन लोगों ने इसको पानी को एकदम से रोक दिया, जी, तो ये अब तड़प तड़प के मर रहे हैं यहाँ पे। जी, तो ये देखा नहीं जाता, हमारा तो दिल मितलाता है। जी, और यहाँ पे मतलब इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, सब है, और वो दुनिया भर के जल जीव हैं यहाँ पे। जी, वो सारे के सारे, गर्मी का मौसम है, जी, अब हम उन्हें जो है मतलब दाना तो डालने की बात बहुत दूर की रही, जी, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे से देखा नहीं जाता। यहाँ पे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, इन्हें पकड़ पकड़ करके लेके जा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत बुरा हाल हुआ। अमृतसर में एक बार फिर कानून व्यवस्था बहाल होती दिख रही है। हर दिन गोलीबारी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर अमृतसर के गेट हकीमा थाने के अंतर्गत आने वाले इलाके से सामने आया। यहां अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौट रहे एक व्यक्ति को कुछ युवकों ने घेर लिया और गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच घायल युवक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया उसकी सैलून की दुकान है, 10 युवक उसकी दुकान पर बाल कटवाने आते हैं, जिसके चलते कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया। मेरा नाम खुशी है। अही कीमा वाले दे रहने वाले आ। कीमा गेट इत्थे ते अही हाल गेटों खाण पी के आंदे ही ते पुली ते वड़दे 7-8 मुंडे ही मेरे घर वाले नूं घेर लिया। मेरा दिओर भी मेरे घर वाले नूं बहुत कुੱਟਿਆ ते पैर 'ਚ गोली मारती उन्हां दे, सिर ते भी झट लगी उन्हां दे। पता आही मोटरसाइकिल ते ही ਉਹ पैदल उत्थे खलोते हुए हैगे ही, शायद पेलो दे हैगे सी, ਸਾਨੂੰ नहीं पता। उन्होंने साडा मोटरसाइकिल फड़ लिया ते मेरे घर वाले नूं कुੱਟਣ लग पे उत्थे ही। कारण पता नहीं की हैगा ही, बस अही खा पी के आउंदे सी घूम फिर के, उन्होंने वो मौके ते सानू घेर लिया। बहुत क्रिटिकल हैगी है, पहला तुसी बहुत ज़्यादा उन्होंने पैरों 'ਚ मारी, उन्होंने दर्द होंदे ही। गली नंबर 3 जो कि इन्हों का लड़ाई झगड़ा होया वा। लड़ाई झगड़े दौरान इन्हां दे सट्टां लगियां ने ते जो कि आपां हाँ गोली भी चली है, गोली इन्हां दे गिट्टे दे विच वजी हुई आ ते जो कि इत्थे इन्हां ने आके सिविल हस्पताल दाखल उन्होंने कराया वा। दाखल कराने तो बाद साडे कोल इन्हां तलाह देती असीं ना अपना थाने जिहड़ी आ तलाह दे दित्ती आ ते थाने तो जो भी थाने तो आउणगे वो अपनी पुलिस कार्रवाई आपे करेगी। आगे हर साल खालसा साजना दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पाकिस्तान धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। इस बार 6,600 भारतीय पाकिस्तान के अलग अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसके दौरान सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जरिए खालसा के जयकारों की गूंज के बीच गुरुद्वारा पंजाब साहिब में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए रवाना किया। रवानगी पर जत्थे का नेतृत्व SGPC सदस्य जंग बहादुर सिंह और उप नेता बीबी जोगिंदर कौर जंगवेल ने किया। इस दौरान SGPC सदस्य ने प्रमुख हस्तियों को पदाधिकारियों के जरिए सिरोपा और फूलों की मालाएं भेंट की। भाई रविंदर सिंह खालसा जी SGPC मैंबर श्रोमणी प्रबंधक कमेटी भारत सरकार दे, जिन्हों ने सानू जाण की परमिशन दी है। अज असीं अमृतसर की यात्रा, अमृतसर तो पाकिस्तान की यात्रा बारे जा रहे हैं। असीं सरकार का SGPC का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। भाई रविंदर सिंह खालसा जी हल्का अमलोह दे SGPC मैंबर, धन्नवाद जी। कितनी तरीक नूं आ रहे? 19 तरीक नूं वापस आउणा जी। अज असीं जा रहे हैं। सारे जी, पहले पंजा साहब, ननकाना साहब, करतारपुर साहब ते लाहौर जो भी गुरुद्वारे ने सारे दे दर्शन कराऊंगे। पहली बार जा रहे? दूजी बारी चले हैं जी। इसे करके बहुत धन्यवाद। पिछले साल भी गया सी खालसा जी ट्रेन अमृतसर का, ऐतकी भी जा रहे हैं। ऐतकी सारे ही वीजे लग के जिन्हें अप्लाई किए सरकार का तो SGPC का धन्यवाद है जी, खालसा जी का नाल है जी। अपार किरपा सदका असी धन श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब पाकिस्तान विखे जा रहे हैं तो ये सानू वीज़ा मिले जी। ये वीज़ा सानू 10 दिन का मिले जी। उस तक सानू अजे तक जी जानकारी दी गई है श्रोमणी कमेटी द्वारा, वो सब तो पहले ननकाना साहब,
ਫਿਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 1942 ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਜੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जैसे ही घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की, महंगाई की मार झेल रहे रसोई का खर्च बढ़ता नजर आया। महिलाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार बनने से पहले उन्हें 400 या 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब वो सिलेंडर 850 रुपए पार हो गया है। रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जिसके चलते रोजाना गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से घर के बजट की व्यवस्था बिगड़ गई है। महिलाओं ने कहा है महंगाई की पहले ही काफ़ी मार झेल रही थी, अब बची हुई कमी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत में पूरी कर माहौल च महंगाई इन्नी ज़्यादा है कि सिलेंडर तो तुसीं बहुत ज़्यादा महंगा कर चुका है। पहले बहुत महंगा सी, तो उपर तो 50 रुपए होर वाधा करके जो आम आदमी है उन्होंने बहुत दिक्कत आ रही है। इस सिलेंडर के विच होर महंगाइयां दी चीज़ां सी, पहले उन्हें बहुत साडे गरीब वर्ग ते मार पाई है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ है और 50 रुपए की मार। इंटरनेट मीडिया पर देवीलाल पार्क में एक युवती पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बारे में अपशब्द बोलते हुए वायरल हो रही है। युवती ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो शेयर किया है। यह आईडी मेंटल ज्योति के नाम से है। इस वीडियो में युवती कहते दिखाई दे रही है, यो रहा थोड़ा ताऊ। पूरे हरियाणा में देवीलाल पार्क बनाए गए हैं। इन पार्कों में हर कोने में प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं। वीडियो वायरल होते ही पूरे हरियाणा में युवती के खिलाफ इनेलो कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। हालांकि युवती ने दोबारा वीडियो बनाकर माफ़ी मांग ली। सतलुज नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। परिवार ने अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक मनजिंदर सिंह ने अपने दोस्तों के साथ 5 अप्रैल की शाम को पास की सतलुज नदी के किनारे जन्मदिन की पार्टी मनाने गए थे। दोस्तों ने घर आकर परिवार के सदस्यों को बताया, वो नदी में डूब गया है। अगले दिन 6 मार्च को गोताखोरों ने उसका शव नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जी शाम के 6:30 बजे बच्चे घरों बैठे सद के लगाए भी बर्थ पार्टी आ जन्मदिन दरिया से लै गए जी। दरिया से जाके उत्थे इन्हों ने जो नशा पानी किया, ड्रिंक की कुछ किया जी। उदों बाद इन्हों ने बच्चे धक्का दे के दरिया सड़ता जी। ये दो दोस्त सी जी बच्चे दे। किन्नी तरीक नूं किन्ने बजे लै गए सी तुहाडे बेट? 5 तरीक नूं 5/4/25 शाम के 6:30 बजे। की कह के लै गए सी? बई अमनप्रीत का जन्मदिन आ, भी पार्टी करनी है। थोड़े पोते की कितनी उम्र सी, की करता सी? वो खेतीबाड़ी करता है जी। उनकी उम्र 23 साल है जी, मनजिंदर सिंह मिंटू की। पहलों भी कोई लाग डाट सी है सी उन्हां नाल उन्हां दी? पहलों जी दूजा गुरविंदर सिंह ने उन्होंने एक दिन कुटिया जी फड़ के, जो सानू पता नहीं लगा। तो उदों बाद मनजिंदर सिंह बुलट मोटरसाइकिल से जा रहा ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਗਈ 7 ਵਜੇ 7:30 ਵਜੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਟਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। चले इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।